गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर महेश मिश्रा। मैं आपको फिजिक्स का थर्ड पेपर पढ़ाऊंगा। आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर। आपके जो पेपर का नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। वैसे आपके 3 पेपर चलते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। ये जो पेपर है आपका थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका नाम आपने सुना होगा, जिसमें अपन पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों के फ्लू का अध्ययन करते हैं। आपका जो फर्स्ट लेसन है वो सर्किट एनालिसिस से संबंधित है। सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। सबसे पहले तो आएगा कि परिपथ क्या होता है। इसको अपन सर्किट कहते हैं। आपने नाम सुना होगा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, प्रतिरोध, प्रेरकत्व। ये जो डिफरेंट अवयव रहते हैं, इन सभी को अपन जोड़ दें, एक क्लोज्ड पाथ में जोड़ दें, तो ऐसा जो समूह बनता है उसको अपन परिपथ कह सकते हैं। जैसे कहें कि अपने पास एक बैटरी सोर्स है, बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है R, संधारित्र है C एंड प्रेरकत्व है L। इन सबको कलेक्ट किया और फिर इनको एक क्लोज पाथ में वायर के द्वारा इस प्रकार से जोड़ दिया, तो ये अपने पास एक परिपथ बनता है, विद्युत परिपथ। ये जो बैटरी का सोर्स है डीसी सोर्स है, आपको पता है। अब यहाँ पे परिपथ विश्लेषण, इसका मतलब क्या होता है। परिपथ विश्लेषण में परिपथ के डिफरेंट जो अवयव है, जिसको अपन परिपथ के अवयव कहते हैं, प्रतिरोध, संधारित्र एवं प्रेरकत्व L। इन अवयव के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करना या इनके किसी अवयव से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना, वो कहलाता है परिपथ का विश्लेषण। ये जो परिपथ आप देख रहे हैं, एक सिंपल परिपथ है, साधारण परिपथ अपन कहें, सिंपल सर्किट। लेकिन कल्पना करो कि ऐसे 2-3 परिपथ अलग अलग से हैं और उनको अपन जोड़ दें कि आगे अपन कहें कि इस प्रकार से परिपथ बन जाए। दिस एंड सो आगे तक चलता रहे। तो अब अपने पास ये सिंपल सर्किट नहीं होकर के ग्रुप ऑफ सर्किट्स हो जाते हैं। ग्रुप ऑफ सर्किट या अपन कहें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, जिसको अपन कहें जटिल परिपथ, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को विद्युत जाल कहते हैं। वर्ड आएगा आपके कि नेटवर्क या जाल क्या होता है। तो जाल की अपन जब बात करेंगे कि विद्युत जाल क्या होता है या इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, तो विभिन्न परिपथों के समूह को या अपन कहें कि किसी जटिल परिपथ को जाल कहते हैं। जाल का मतलब आपने देखा होगा, जाल कि बहुत सारे सिमेट्रिक रूप से अपने पास बंद पाथ होते हैं जो जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से। तो यहाँ जाल, जिसको परिपथ भी कहा जाएगा, लेकिन उसका मतलब होगा कि उसमें बहुत सारे परिपथ जुड़े हुए हैं, यानी कि परिपथों का समूह है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। तो परिपथों का समूह जाल होगा।
अब सबसे पहले इसका एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ इसके जो अवयव हैं, इनके कुछ बेसिक्स हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक होगा। तो ये जो जाल होता है, जिसको नेटवर्क कहते हैं, परिपथों का जो समूह होता है, जाल, विद्युत जाल, इंग्लिश में अपन इसको लिखते हैं नेटवर्क। एक परिपथ बनाता हूं पहले, फिर मैं समझता हूं, फिर से आपको समझाता हूं। बैटरी जुड़ी हुई है इसमें विद्युत अवयव जुड़े रहते हैं। ये वाले पटल के पास ये है, एक नीचे की तरफ अपने पास अवयव जुड़ा हुआ है, फिर अपने पास एक अवयव जुड़ा हुआ है, फिर इसके पैरेलल में एक अवयव जुड़ा हुआ है, फिर एक अवयव जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से मैं कहूं कि अपने पास एक नेटवर्क है, एक परिपथ है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैं कहूं कि अपने पास मान लीजिएगा Z1 है, इसको आप Z2 मान लीजिएगा, इसको Z3 मान लो, इसको Z4 मान लो, इसको Z5 मान लो। ये जो Z अपने पास बढ़ रहा है, ये अपने पास है प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, बैटरी है प्लस माइनस। इस पॉइंट को अपन कहते हैं A, इसको आप B कह दीजिएगा। ये पॉइंट अपने पास C, ये मान लीजिए अपने पास है D, ये अपने पास E, ये अपने पास है F। ये आपके पास एक परिपथ है। अब इस परिपथ के जो डिफरेंट अवयव जुड़े रहते हैं, ये अपने पास Z1 है, Z2, Z3, Z4, Z5, और ये भी एक बैटरी जुड़ी हुई है, सोर्स जुड़ा हुआ है, ये भी अपने पास एक अवयव में आता है। अब इसमें एक वर्ड आएगा कि नेटवर्क की शाखा क्या होती है। डिफरेंट वर्ड बारी बारी से अपन अध्ययन करेंगे। शाखा, ब्रांच क्या होती है, किसी नेटवर्क की ब्रांच से आप क्या समझते हैं। सेकंड आपके पास आएगा कि संधि या नोड क्या होता है। संधि, अपन के नोड, इसको जंक्शन पॉइंट अपन कहते हैं। थर्ड आपके पास आएगा लूप, इसको मैश भी कहते हैं, मैश या लूप। लूप या मैश क्या होता है। फिर आपके पास अपन अध्ययन करेंगे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। इसी में अपन रैखिक प्रतिबाधा क्या होती है उसका अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं शाखा की, कि ब्रांच क्या होती है। तो इस सर्किट को देखिएगा। माना कि सर्किट में जो बहने वाली धारा है, यहां मैं मान रहा हूं कि I1 है, यहां पे करंट डिवाइड हो गई, ये अपने पास करंट I2 गई, यहां पे करंट I3, आगे जाके करंट फिर डिवाइड हुई, यहां मान लीजिए अपने पास है I4, इधर अपने पास है करंट I5। जो शाखा की अपन बात कर रहे हैं, ब्रांच की अपन बात कर रहे हैं, तो शाखा किसी जाल का वह भाग होती है, वह पार्ट होता है जिसमें बहने वाली धारा का मान नियत रहता हो। धारा का मान नियत, एक मैंने लिखा नियत धारा, कांस्टेंट करंट, नियत धारा, यानी कि ये जो परिपथ है, इसका जो अवयव Z1 है, इसमें से बहने वाली धारा अपने पास है I1, इतने पार्ट जिसमें अवयव Z2 है उसमें बहने वाली धारा I2, ये पार्ट अवयव जो Z4 है इसमें बहने वाली धारा है I4, इसमें बहने वाली धारा I3, इसमें बहने वाली धारा I5। तो ये जो अपने पास है, ये जितना पार्ट है, ये इसकी एक शाखा हो, यहां से यहां तक लेके मैं कहूं कि इसकी एक शाखा हो, यहां से यहां लेकर के इसकी दूसरी शाखा होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो देनी है कि शाखा क्या होती है। तो शाखा आप समझ गए होंगे कि किसी जाल का वह भाग जिसमें बहने वाले धारा का मान नियत होता है, वो उसकी शाखा कहलाती है। इस परिपथ में आपको 5 शाखाएं दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 शाखाएं। क्लियर। अब आपके पास आता है कि संधि बिंदु या नोड बिंदु क्या होता है, जंक्शन पॉइंट क्या होता है।
जंक्शन आपको मालूम है कि जहां पे दो चीजें मिलती है एक सेंटर के ऊपर, जैसे रेलवे जंक्शन अपन कहते हैं, वहां पे आप पटरियां देखते हैं, 2-3 लाइनें होते हैं, एक बिंदु के ऊपर आकर के मिलती है। तो इसी प्रकार से किसी जाल में, विद्युत जाल के वह बिंदु जहां पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हो, पहले शाखा पढ़ ली, अब 2 या 2 से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पे मिलती है वो संधि बिंदु या नोड बिंदु कहलाता है। तो इसमें आप देखिएगा कि बी यहां पर एक संधि बिंदु, जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु कौन सा है? बी है, सी है, इसी प्रकार से ई और एफ भी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बी बिंदु के ऊपर कितनी शाखाएं मिल रही हैं? 1, 2, 3 शाखाएं मिल रही है। तो ये क्या होगा? एक संधि बिंदु, जिसको नोड पॉइंट भी कहते हैं। इसी प्रकार से सी है, ये भी एक संधि बिंदु है। इसी प्रकार से अपन के ई है, इसी प्रकार से अपने पास है। तो संधि बिंदु जहां किसी जाल में जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं वो संधि बिंदु होता है। थर्ड अब आपके पास सारा सेकंड हो गया। थर्ड है लूप या मैश। लूप क्या होता है? लूप तो आप जानते हो, गोल गोल अपन कहें उसको लूप जानते हो। तो गोल गोल जो अपन कहते हैं कि पाथ जो होता है कोई बंद पाथ होना चाहिए। अब यहां पे बंद पाथ, एक पाथ ये है बंद पाथ, दूसरा पाथ ये है, तीसरा पाथ ये है, जो कि क्लोज्ड है। लूप का मतलब एक क्लोज भाग, अपने दिमाग में पिक्चर आती है कि बंद भाग हो। तो यहां पे जो अपन डिफाइन करेंगे कि किसी जाल का वह भाग, वह बंद पाथ जो कुछ शाखाओं से घिरा हो, ये क्या है? Z1, Z3 क्या है? शाखा, शाखा से घिरा हुआ बंद पाथ। तो ये अपने पास एक लूप हो गया। इसी प्रकार से सेकंड, इसमें भी अपने पास क्या शाखा Z2 है, Z5 है, Z3 है। तो इस शाखाओं से घिरा हुआ दूसरा पार्ट, ये भी एक लूप है। इसी प्रकार से थर्ड लूप बन जाता है। बंद होना चाहिए, शाखाओं से घिरा रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने पास अब ये क्लियर है कि शाखा क्या होती है, कि जाल का वह भाग जिसमें धारा नियत बहती हो। जब 2 या 2 से अधिक शाखाएं एक बिंदु पे मिलती है उसको संधि बिंदु कहते हैं या नोड पॉइंट्स। इस शाखाओं का बंद पथ जो होता है उसको लूप कहते हैं। क्लियर? अब एक नया वर्ड आ रहा है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। अब द्विपार्श्विक प्रतिबाधा को पढ़ने से पहले अब इसको अपन मिटा देते हैं, थोड़ा सा अलग है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा देखिएगा, प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या है। प्रतिबाधा को जेड से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक भी अपन कहें कि ओम है। जब ओम है तो ओम के नियम से R इज इक्वल टू, प्रतिबाधा की फॉर्म में कहूं, Z इज इक्वल टू V अपॉन I। ये अपने पास है प्रतिबाधा। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा पहले रैखिक प्रतिबाधा। रैखिक प्रतिबाधा, लीनियर इंपीडेंस क्या होती है। तो प्रतिबाधा यानी कि V और I का अनुपात। मान लीजिएगा कि मैं प्रेरकत्व लेता हूं, किसी परिपथ में मैं प्रेरकत्व लेता हूं L, यहां इसमें करंट फ्लो कराता हूं I। जब I करंट फ्लो होती है तो इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो अपने पास है V। अब V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं, यहां V लीजिएगा, यहां पे I लीजिएगा। V और I के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ अगर अपने पास एक सीधी लाइन आती है, लीनियर लाइन, कि जैसे जैसे I का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे V का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसी प्रतिबाधाएं रैखिक प्रतिबाधा हो, लीनियर ग्राफ आता है। यानी कि जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, करंट का मान बढ़ रहा है, ये समझ लीजिएगा कि V और I का अनुपात एक निश्चित रहता है, नियत रहता है। इसमें नियत रहेगा तो ये प्रतिबाधा क्या होगी? रैखिक प्रतिबाधाएं होगी। कौन कौन सी प्रतिबाधाएं होती हैं जो कि रैखिक होती हैं? जैसे प्रतिरोध R की प्रतिबाधा, L जो बताया भी, एक C संधारित्र की जो प्रतिबाधाएं हैं वो रैखिक प्रतिबाधाएं होती हैं। अब इनकी जगह, इन अवयव की जगह अगर मैं डायोड ले लूं,
ये डायोड है अपने पास। तो आपको मालूम है कि डायोड का जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है। पीएन जंक्शन डायोड की जब ग्राफ देखते हो तो ग्राफ इसमें और ये अपने पास ये ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ, ये तो लाइनर है। सेकंड वाला ग्राफ ये रैखिक नहीं है, लीनियर नहीं है। तो ऐसी प्रतिबाधाएं अपने पास क्या होगी, अरैखिक, यानी कि इसमें V और I के मध्य ग्राफ रैखिक नहीं आता, लीनियर नहीं आता और उनके प्रतिबाधा का मान भी चेंज होता रहता है। तो ऐसी प्रतिबाधाएं अरैखिक प्रतिबाधाएं। तो अरैखिक प्रतिबाधा किसकी होगी, अरैखिक की मैं बात कर रहे हैं तो डायोड और एक होता है ट्रायोड। इनकी जो प्रतिबाधा होती है वो अरैखिक होती है। अब एक वर्ड अपने पास आ रहा है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, बाइलेटरल इंपेडेंस। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, इसको मैं लिखूं बाइलेटरल इंपेडेंस। बाइलेटरल इंपेडेंस क्या हो, अपन ने रैखिक प्रतिबाधा पढ़ी, अरैखिक प्रतिबाधा पढ़ी, वो तो ठीक है। अब मान लीजिएगा इस परिपथ के द्वारा मैं आपको समझाऊं कि ये परिपथ है, इस परिपथ में यहाँ पे L जुड़ा हुआ है, ये क्लियर है, ये प्लस है माइनस, एक करंट है I, यहाँ पे L जुड़ा हुआ है। ये L की प्रतिबाधा रैखिक है, ग्राफ इस प्रकार से आता है, V और I के मध्य इस प्रकार से ग्राफ आता है। लेकिन अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, यानी कि यहां पर माइनस और यहां पे प्लस लगा दिया, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, पहले वाले के अपोजिट। जब धारा की दिशा अपन ने चेंज कर दी तो भी ग्राफ यही आता है, तथा इसका Z का मान जो अपने पास है वो नियत आता है, पहले की तरह सेम आता है, यानी कि Z अपने पास कांस्टेंट आता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इस द्विपार्श्विक प्रतिबाधा को कैसे डिफाइन करें कि ऐसी प्रतिबाधाएं जिसमें धारा की दिशा विपरीत करने पर भी उनका मान अपरिवर्तित रहता है, वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। तो कौन कौन सी प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक होता है, तो वही है जो रैखिक प्रतिबाधाएं हैं, इसमें R, C और L, इनकी प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं होती है। लेकिन डायोड और ट्रायोड, इनकी प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएन जंक्शन डायोड में जब करंट का मान अपन चेंज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए, तो आप देखोगे कि ये तो ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड की जो अपन बात कर रहे हैं, तो ग्राफ इस प्रकार से आता है, दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ। यानी कि जब अपन कहें इसकी करंट की डायरेक्शन अपन ने चेंज कर दी कि पहले फॉरवर्ड बायस से था रिवर्स बायस में, तो ग्राफ अपने पास इस प्रकार से आता है। तो ये प्रतिबाधाएं डायोड और ट्रायोड की जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो द्विपार्श्विक नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट टाइम अपन अध्ययन करेंगे किरचॉफ नियम, तो किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। थैंक यू।